माइटोसिस, हम लोग ने माइटोसिस तक पढ़ लिया था। अब बारी है मियोसिस की। अभी हम लोग मियोसिस में पढ़ेंगे, लेकिन मियोसिस के दो फेजेस होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 2 जो है वो एकदम माइटोसिस जैसा है। इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू माइटोसिस। इफ यू हैव लर्न्ड माइटोसिस इन फैक्ट, देन यू हैव लर्न्ड मियोसिस 2 एज वेल। अंडरस्टूड? क्योंकि मियोसिस जब होता है तो मियोसिस में जो मदर सेल होता है, दैट मदर सेल विल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल इन मियोसिस 1। अंडरस्टूड? एंड देन दिस 2 डॉटर सेल will now again divide into 4 daughter cells, right? So एक सेल से 2 सेल बने और 2 सेल से फिर 4 सेल बनेगी। तो 2 सेल से जो 4 सेल बनते हैं वो प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मियोसिस 2। This meiosis 2, wherein from these 2 cells 4 cells are forming, it is exactly similar to mitosis process. Understood? माइटोसिस में एक चीज बहुत नोटिसेबल है, वो क्या है कि माइटोसिस में होता क्या है, DNA content become half in such a way that number of chromosomes remain same. DNA content यहाँ पर हाफ होता है। मदर सेल में जितना DNA कंटेंट होता है उसमें से हाफ कंटेंट DNA का हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम के नंबर सेम रहते हैं, राइट? ये कैसे पॉसिबल है? बिकॉज क्रोमैटिड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम क्रोमोसोम, राइट? हर एक क्रोमोसोम में से क्रोमैटिड्स सेपरेट हो रहे हैं और एक एक क्रोमैटिड्स एक एक सेल में, एक एक डॉटर सेल्स में जा रहे थे, राइट? ये हम लोग ने पढ़ा था माइटोसिस में। मियोसिस में तो ऑब्वियसली यहां पर ये चीज भी होगा, लेकिन ये चीज होगा मियोसिस 2 में। मियोसिस 1 में समथिंग एल्स विल अकर। मियोसिस 1, इन मियोसिस 1 DNA content become half, but here number of chromosomes also reduced to half. यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर भी हाफ हो जाता है, ठीक है? तो दैट इज बिग डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ने डिप्लॉइड सेल्स और हैप्लॉइड सेल्स के बारे में जान लिया था। तो यहाँ पर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कैसे डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल्स बनता है, बिकॉज मियोसिस एक्चुअली रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स फ्रॉम डिप्लॉइड सेल्स, ठीक है? तो अब ये है कि हर एक सेल में जो डिवाइड होता है, हर वो सेल जिसमें डिवीजन होता है, जनरली उसमें माइटोसिस होता है, लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिसमें मियोसिस डिवीजन होता है। प्लांट सेल्स में जहां जहां पर स्पोर फॉर्मेशन करना होता है, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, आप लोगों ने चैप्टर 3 में पढ़ा होगा, या फिर हम लोग उसका वीडियो में बनाने वाला हूं, उसमें हम लोग देख लेंगे। प्लांट सेल्स में जब भी प्लांट्स में स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी होता है, उसमें से जब भी स्पोर्स बनाने होते हैं तो मियोसिस होता है। The cells which are undergoing meiosis are called myocytes. They are called myocytes. ये 12th स्टैंडर्ड में दिया हुआ ये टर्म myocytes टर्म is given in 12th standard, in first chapter of 12th standard. तो जो सेल्स का मियोसिस होने वाला है उसको बोलते हैं मियोसाइट्स। अंडरस्टूड? दिस इज द मदर सेल व्हिच विल अंडरगो मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन, मियोटिक सेल डिवीजन। अंडरस्टूड? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मियोसाइट। ये सेल्स हमेशा डिप्लॉयड होता है। दिस सेल्स कैन नेवर बी हैप्लॉयड। एनिमल सेल्स में, इन एनिमल्स होता ये है कि कोई सेल जब गैमेट्स फॉर्मेशन करना होता है, किसी सेल को जब गैमेट फॉर्मेशन करता है, then that cell will undergo meiosis. Understood? Then that cell will undergo meiosis, cell division. जब भी किसी को गैमेट्स प्रोड्यूस करना है, जब भी कोई सेल को गैमेट्स प्रोड्यूस करना है, तो वो सेल मियोसिस तरीके से अपने आप को डिवाइड करेगा और उसमें से 4 हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे और 1 गैमेट इन फीमेल में, हायर ऑर्गेनिजम्स में फीमेल में 4 में से सिर्फ एक ही बनता है और दूसरे बाकी के सारे डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग को ध्यान देने की जरूरत ये है कि डीजनरेट हो या ना हो, लेकिन 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं फ्रॉम 1 डिप्लॉइड सेल। Understood? And that diploid cell is called myocyte, whether it is of plant cell or it is of animal cell. जो सेल मियोसिस अंडरगो करेगा उसको, those cells which will undergo meiosis are called myocytes. Understood? तो समझ गए मियोसाइट्स के बारे में। अभी यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर भी रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है? क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। मदर सेल्स में 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यहाँ पर मियोसिस 1 होके मियोसिस 2 हो जाएगा, तब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी एक्चुअली हाफ हो जाएंगे। अंडरस्टूड? वी विल स्टडी अबाउट ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल और कहां एग्जैक्टली इन मियोसिस 1 या मियोसिस 2 कहां नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे। देखो मियोसिस 2 तो एग्जैक्टली माइटोसिस जैसा है, ठीक है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहेंगे, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कहां हाफ होते हैं? मियोसिस 1 में।
Understood? In meiosis 1 only number of chromosomes becomes half. Understood? इसीलिए meiosis 1 को रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं. हम लोग ने माइटोसिस में पढ़ा था ना कि माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन बिकॉज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम, जबकि meiosis 1 को हम लोग रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं बिकॉज यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस टू हाफ. अंडरस्टूड? सो दिस इज अबाउट meiosis 1. अच्छा, meiosis 1 हम लोग आगे डिटेल में पढ़े उससे पहले ये जाने की कुछ टर्म्स जाने की बहुत ही जरूरी है. हम लोग को मालूम है कि क्रोमैटिड्स क्या है. हर एक क्रोमोसोम्स में, हर 4C क्रोमोसोम्स में, इन एवरी 4C क्रोमोसोम्स देयर आर 2 क्रोमैटिड्स. और एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड्स को बोलते हैं, एक दूसरे के सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं. two chromatids in a chromosome, एक क्रोमोसोम के 2 chromatids, 2 chromatids of chromosomes are called sister chromatids of each other. They are called sister chromatids of each other. Understood? और अगर 2 अलग-अलग क्रोमोसोम्स है, 2 अलग-अलग क्रोमोसोम्स है, 2 कोई भी अलग-अलग क्रोमोसोम्स है, उसके अगर क्रोमैटिड्स हम लोग कंपेयर करते हैं या उसके क्रोमैटिड, वो 2 क्रोमैटिड, उस 2 अलग-अलग क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड्स के बीच में हम लोग कुछ भी रिलेशन पढ़ रहे हैं, तो देन दोस 2 क्रोमैटिड्स आर कॉल्ड नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ ईच अदर. इजी है भाई, एक क्रोमोसोम का 2 क्रोमैटिड्स सिस्टर क्रोमैटिड्स, 2 अलग-अलग क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड्स नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. अंडरस्टूड? ठीक है. और एक चीज यहां पर, ये चीज को हम लोग पहले से जानते हैं, ये चीज मैंने आपको न्यूक्लियस में भी पढ़ा था और मैंने आपको माइटोसिस में भी बोल दिया था कि लगभग क्या होता है. ठीक है. अब हम लोग पढ़ेंगे, यहां पर हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि व्हाट आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स. ठीक है. तो अगर हम लोग कैरियोटाइप देखते हैं ह्यूमन क्रोमोसोम्स का, ठीक है, तो हम लोग में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट. एक्चुअली 46 क्रोमोसोम्स मतलब 23 पेयर. अब इसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी, हमारे सेल के अंदर, हमारे न्यूक्लियस के अंदर देयर आर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट. देयर आर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स. चलो एक ले लेते हैं सेट ए और एक दूसरा लेते हैं सेट बी. ये सारे क्रोमोसोम्स रैंडमली अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर. ये सारे क्रोमोसोम्स क्रोमैटिन फाइबर के फॉर्म में रैंडमली प्रेजेंट होते हैं. अंडरस्टूड? कोई भी क्रोमोसोम्स कहीं भी, कोई भी क्रोमोसोम का क्रोमैटिन कहीं पर भी होता है. अंडरस्टूड? लेकिन अगर हम लोग ये क्रोमोसोम्स का अगर फोटोग्राफ लेते हैं और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हैं तो कुछ ये टाइप का, और उसका फोटोग्राफ लेते हैं कैरियोटाइप में ये करते हैं हम लोग कि ये सारे सेल, ये सारे क्रोमोसोम्स जब बन जाता है तो उसका एक फोटोग्राफ लेते हैं माइक्रोस्कोप से और फिर उसका कटिंग करके, वो फोटोग्राफ जो होता है उसका कटिंग करके फिर क्रोमोसोम्स को हम लोग अरेंज करते हैं इन इट्स डिसेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज. ठीक है. उसके साइज के डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग सारे क्रोमोसोम्स के फोटोग्राफ अरेंज करते हैं. अंडरस्टूड? उसकी क्रोमोसोम्स के फोटोग्राफ का कटिंग हम लोग अरेंज करते हैं. अंडरस्टूड? एंड ये प्रोसेस को हम लोग कैरियोटाइपिंग बोलते हैं. तो ये अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग क्या देखेंगे कि हर एक क्रोमोसोम के सेम साइज का दूसरा क्रोमोसोम भी है. हर एक क्रोमोसोम के सेम साइज का दूसरा क्रोमोसोम भी है. देखो यहाँ पर फर्स्ट पेयर जो दिया है उसमें दोनों क्रोमोसोम की साइज सेम है. सेकंड पेयर, हर एक पेयर में सेम साइज के क्रोमोसोम है. मान लो कि ये जो न्यूक्लियस का क्रोमोसोम हम लोग देख रहे हैं उसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है. इसमें यहां से पता चल ही रहा है कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर. दैट मींस देयर आर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम. अब मान लो कि एक है सेट ए और दूसरा सेट है सेट बी. तो हर एक पेयर में एक क्रोमोसोम सेट ए का है और हर एक पेयर में दूसरा क्रोमोसोम सेट बी का है. अंडरस्टूड? दैट मींस हर एक पेयर में 2 अलग-अलग सेट्स के क्रोमोसोम्स हैं. अंडरस्टूड? मतलब क्या है कि 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, ये सेट ए में जितने भी क्रोमोसोम है उसके सेम साइज के क्रोमोसोम सेट बी में, हर एक के सेम साइज के क्रोमोसोम सेट बी में आपको मिल जाएंगे. अब ये 2 क्रोमोसोम जो एक दूसरे के साइज से सिमिलर है, ये 2 क्रोमोसोम को एक दूसरे के होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलेंगे. क्या बोलेंगे? दे आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑफ ईच अदर. ये सिर्फ साइज में सेम नहीं होते हैं, इनमें जीन्स भी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए होते हैं. सपोज हाइट का जीन्स है, सपोज क्रोमोसोम 1 और 2 में, सपोज क्रोमोसोम 1 में हाइट के लिए जीन्स है तो क्रोमोसोम 2 में भी हाइट के लिए जीन्स होगा, है. और ऐसा जरूरी नहीं है कि टॉलर हाइट का है या ड्वार्फ हाइट का है या दोनों टॉलर हाइट का है या दोनों ड्वार्फ हाइट का है. अंडरस्टूड? एक में टॉलर है, एक में ड्वार्फ है, ये तीन कंडीशंस पॉसिबल है. लेकिन दोनों जीन्स में, दोनों क्रोमोसोम में हाइट का जीन्स होगा ही. अंडरस्टूड? एक क्रोमोसोम में है तो दूसरे क्रोमोसोम में उसका होमोलोगस क्रोमोसोम है, उसमें भी हाइट का जीन्स होगा ही.
अंडरस्टूड। तो ऐसे सेम टाइप के कैरेक्टर्स के लिए दो होमोलोगस क्रोमोसोम में सेम कैरेक्टर्स के लिए जीन्स होते हैं। एंड नॉट ओनली प्रेजेंस ऑफ जीन्स बट उनका लोकेशन भी क्रोमोसोम में होमोलोगस होता है। आई मीन लोकेशन क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड लोकस और लोकाई, ठीक है। सिंगुलर में हम लोग लोकस बोलते हैं, प्लूरल में लोकाई बोलते हैं। तो यहां पर क्या है कि होमोलोगस जीन्स आर प्रेजेंट एट होमोलोगस लोकस और होमोलोगस लोकाई। Understood? Homologous, if chromosomes are homologous to each other, they are having homologous genes which are present in homologous loci. Understood? तो ये रिलेशन होता है दो homologous chromosomes के बीच में। तो इस तरीके से homologous chromosomes हमारे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। They are these two homologous chromosomes, I mean two chromosomes which are same in size, having genes for same characters in same loci. They are called homologous chromosomes of each other. ये दोनों क्रोमोसोम्स को एक दूसरे के homologous chromosomes हम लोग कहेंगे, ठीक है। तो ऐसे हर क्रोमोसोम का एक दूसरा homologous chromosome होता है and both of these chromosomes are belongs to different sets of chromosome, ठीक है। हर दो अलग अलग सेट के क्रोमोसोम्स होते हैं। अंडरस्टूड? सो दे आर प्रेजेंट एज डिफरेंट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अंडरस्टूड? ये समझ में आ गया आपको? अगर एक हैप्लॉइड सेल है जिसमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो उसमें कोई भी एक क्रोमोसोम का होमोलोगस क्रोमोसोम वही न्यूक्लियस के अंदर नहीं मिलेगा, वही सेल के अंदर नहीं मिलेगा। दैट मीन्स उसके साथ मतलब एक अगर मदर सेल है जिसमें मियोसिस 1 हुआ है और दोनों और सारे क्रोमोसोम्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए। Now the two daughter cells after meiosis 1, two daughter cells that are formed from mother cell, now these cells are having one set of chromosome. तो इसमें जितने भी क्रोमोसोम्स है उसके सारे होमोलोगस क्रोमोसोम दूसरे सेल में होंगे, दूसरे डॉटर सेल में होंगे। अंडरस्टूड? तो दोनों मतलब दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दो अलग अलग सेल में। अंडरस्टूड? सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन मियोसिस 1, ठीक है। चलिए अब मियोसिस 1 में हम लोग एक एक फेज से पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले हम लोग और इसमें भी हम लोग दो फेज पढ़ेंगे, प्रोफेज 1 एंड मेटाफेज 1। अगर आपको प्रोफेज 1 और मेटाफेज 1 आता है और माइटोसिस आता है तो आपको एनाफेज 1, टेलोफेज 1 एंड होल मियोसिस 2 विल बी लर्न्ड बाय इटसेल्फ। आपको ऐसे ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको माइटोसिस आता है तो मियोसिस 2 तो एग्जैक्टली सेम है, तो मियोसिस 2 तो आपको आ ही जाएगा, ठीक है। फिर भी आई विल एक्सप्लेन मियोसिस 2 इन ब्रीफ, ठीक है। और एनाफेज और टेलोफेज, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1 भी कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। जो डिफरेंस है आई विल एक्सप्लेन। अंडरस्टूड? इनफैक्ट मेटाफेज में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ऑल द डिफरेंसेस आई विल एक्सप्लेन। अंडरस्टूड? एंड इवन आई विल कंपेयर ऑल द सिमिलरिटीज बिटवीन माइटोसिस एंड फेजेस ऑफ मियोसिस 1। अंडरस्टूड? बाकी मियोसिस 2 तो एग्जैक्टली सेम है माइटोसिस से। अंडरस्टूड? ओके, चलिए तो फिर हम लोग यहाँ पर मियोसिस 1 शुरू करते हैं, जिसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में हम लोग को मालूम है कि जनरली क्या होता है। माइटोसिस में हम लोग ने प्रोफेज में क्या पढ़ा कि भाई जो सेंट्रोसोम होते हैं उसमें से एस्टर फॉर्मेशन होता है। एस्टर फॉर्मेशन मतलब उसमें से माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म होना शुरू होता है जो आगे जाके स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे। फिर और क्या होता है कि क्रोमैटिक मटेरियल जो होता है वो उसका कंडेंसेशन होना शुरू होता है, उसमें से क्रोमोसोम्स बनते हैं और उसमें क्या होता है न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स टू गेट डिसअपियर। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। I mean in till the end of prophase nuclear membrane is disintegrated। इसके साथ साथ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में भी जितने ऑर्गेनेल्स हैं जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये दोनों ऑर्गेनेल भी यहाँ पर कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाता है। अंडरस्टूड? तो ये सारी चीजें हम लोग ने पढ़ी है इन प्रोफेज इन माइटोसिस। अब मियोसिस में प्रोफेज इतना सिंपल नहीं है क्योंकि मियोसिस में प्रोफेज 1 में इन मियोसिस 1 प्रोफेज 1 all these processes are occurring, but with that recombination is also occurring. Now recombination, okay, तो recombination समझने के लिए हम लोग ने प्रोफेज 1 को 5 सब फेजेस में फिर से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। एंड दिस 5 सब फेजेस आर लेप्टोडीन, जाइगोडीन, पैकेडीन, डिप्लोडीन एंड डायकाइनेसिस। ये 5 सब फेजेस कौन से हैं? लेप्टोडीन, जाइगोडीन, पैकेडीन, डिप्लोडीन एंड डायकाइनेसिस। अंडरस्टूड? लेप्टोडीन और कुछ नहीं, लेप्टोडीन इज नथिंग बट
बिगिनिंग ऑफ प्रोफेज 1, ये सिर्फ प्रोफेज 1 का बिगिनिंग है। जो जो प्रोफेज में होता है ना, वो सारी चीजें शुरू होना प्रोफेज लेप्टोडीन में हो जाता है। जैसे कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन इनटू क्रोमोसोम्स बिगिंस इन लेप्टोडीन फेज, understood? Nuclear starts to get disappear, nuclear membrane get larger and it starts to get disintegrate। न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है वो बड़ा हो जाता है और यहाँ पर वो डिसइंटीग्रेट होना भी शुरू हो जाता है। अंडरस्टूड? तो ऑल दिस प्रोसेसेस आर अकरिंग इन लेप्टोडीन, मतलब प्रोफेज 1 का और कुछ नहीं, ये प्रोफेज का शुरुआत बिगिनिंग टाइम। अंडरस्टूड? ओके, दिस इज अबाउट लेप्टोडीन। नाउ नेक्स्ट इज जाइगोटिन। यहां पर क्या होता है, यहां से देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है। जाइगोटिन में क्या होता है कि यहां पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, दोस क्रोमोसोम्स व्हिच आर होमोलोगस टू ईच अदर, दे आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर, और यहां पर वो लोग का पेयरिंग हो जाता है कि भाई ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम है तो साथ साथ में रहेंगे, एक दूसरे के पास रहेंगे। ठीक है, ये चीज होना शुरू हो जाती है और इसको बोलते हैं, ये पेयरिंग को बोलते हैं हम लोग साइनेप्सिस। तो यहां पर साइनेप्सिस होना शुरू हो जाता है इन जाइगोटिन फेज। इन जाइगोटिन क्या होता है, साइनेप्सिस होना शुरू हो जाता है, दैट इज पेयरिंग ऑफ homologous chromosome, those two chromosomes which are homologous to each other start to get paired, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस बोलते हैं। और जब ये स्ट्रक्चर को हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं, एंड दिस स्ट्रक्चर सीम्स टू हैव साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर एक पूरा कॉम्प्लेक्स होता है, सिर्फ दो क्रोमोसोम्स एक दूसरे के पास नहीं है, लेकिन यहाँ पर साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पर साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी बन जाता है, जहां पर दूसरे अलग अलग प्रोटीन्स और एंजाइम्स आके बाइंड होंगे। सो यहाँ पर पूरा एक कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, जहां पर एक पर्टिकुलर प्रोसेस आगे के फेज में होगा। सो दिस जाइगोटिन फेज इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। अंडरस्टूड? ये जाइगोटिन फेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन मोर थिंग इज इंपॉर्टेंट टू नोट इन जाइगोटिन इज here the chromosomal structure, because of pairing, दो क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ पेयरिंग कर रहे हैं, साइनेप्सिस फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए ये स्ट्रक्चर जो अभी हम लोग को दिख रहा है उसको हम लोग बोलेंगे इट इज कॉल्ड एज बाइवैलेंट, राइट? इट इज कॉल्ड एज बाइवैलेंट बिकॉज यहाँ पर दो क्रोमोसोम है, और यही स्ट्रक्चर को हम लोग टेट्राड भी बोल सकते हैं, बिकॉज हियर 4 क्रोमैटिड्स आर देयर, हियर 4 क्रोमैटिड्स आर देयर, इसलिए यही स्ट्रक्चर को हम लोग टेट्राड भी बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखो, अगर हम लोग और एक चीज नोटिस करें तो यहाँ पर जो पेयरिंग हो रहा है वो पेयरिंग भी कैसे हो रहा है, दिस पेयरिंग इज अकरिंग बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। दो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसके क्रोमैटिड्स के बीच में, मतलब ये दो, सपोज ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसके 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स है, तो यहाँ पर बाइंडिंग भी यहाँ पर कैसे हो रहा है कि ये क्रोमैटिड का पेयरिंग ये क्रोमैटिड के साथ होगा और ये क्रोमैटिड का पेयरिंग ये क्रोमैटिड के साथ होगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, पेयरिंग इज अकरिंग बिटवीन 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में पेयरिंग होगा। नाउ यू नो व्हाट इज नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, राइट? सो दिस इज अबाउट जाइगोटिन। ठीक है, इसके बाद वाला जो फेज है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड दिस फेज इज कॉल्ड पैकेटिंग फेज। ये पैकेटिंग फेज में क्या होता है, यहां पर एक्चुअली रिकॉम्बिनेशन होता है। यहां पर जो 2 क्रोमोसोम के बीच में पेयरिंग हो गया है, साइनेप्सिस फॉर्मेशन हो गया है, जहां पर साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बन गया है, यहां पर अब क्या होगा, यहां पर एक्चुअली क्रोमोसोमल सेगमेंट का एक्सचेंज होगा। नाउ व्हाट इज सेगमेंट? पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स गेट एक्सचेंज। ठीक है, क्रोमोसोम के पार्ट्स यहां पर एक्सचेंज होते हैं, यहां पर क्रॉसिंग ओवर साइट्स बनता है, जिसके थ्रू जहां इसको रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल भी बोलेंगे, इसको रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल भी बोलेंगे। ठीक है, जिसके थ्रू क्रोमोसोम के पार्ट्स एक्सचेंज होंगे। यू कैन सी दिस इन द गिवन फिगर। ठीक है, आपको ये फिगर में क्लियरली दिख रहा है कि हाउ द पार्ट्स गेट चेंज इन अमंग द क्रोमोसोम्स। यहां पर आपने सिर्फ एक रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स देख रहे हो, लेकिन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में ऐसे बहुत सारे क्रॉसिंग ओवर साइट्स होते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ लॉन्ग द क्रोमोसोम्स आर। जितना लंबा क्रोमोसोम्स उतने ज्यादा क्रॉसिंग ओवर साइट्स, मतलब उतना ज्यादा क्रोमोसोमल सेगमेंट्स का एक्सचेंज। सोचो यहां पर जैसे एक क्रोमोसोम में A B C D E है, और यहां चलो लिख लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। चलो मान लो कि एक क्रोमोसोम में है A B C D E F है, ठीक है, और दूसरे क्रोमोसोम में है मान लो S
U V W X है। अंडरस्टूड। अगर यहाँ पर क्रोमोसोमल सेगमेंट का एक्सचेंज होता है तो यहाँ पर क्या किस टाइप का चेंजेस आएगा, चलो देख लेते हैं। दैट इज, चलो यहाँ पर T आ गया, TU आ गया एक्चुअली, और यहाँ पर BC आ गया, क्योंकि यहां से और यहां से क्रॉसिंग ओवर साइड बनता होगा और ये साइड से क्रोमोसोमल सेगमेंट का एक्सचेंज हो रहा है। फिर से सपोज यहां पर और यहां पर क्रोमोसोमल सेगमेंट का एक यहां पर दूसरा क्रॉसिंग ओवर साइड बन रहा है, तो फिर से एक्सचेंज हो रहा है, तो DE वापस ही जगह पर आ गया, VW वापस ही जगह पर आ गया, फिर से यहां पर क्रॉसिंग ओवर साइड्स बन रहे हैं। अंडरस्टूड। तो यहां पर फिर से X आ जाएगा और यहां पर F आएगा। अंडरस्टूड। सो दिस इज हाउ, यहां पर देखो क्या हुआ है, पहले A S नॉर्मली अपनी जगह पर, यहां पर क्रॉसिंग ओवर साइड बना, ठीक है, तो यहां पर फिर B C D E F होना चाहिए और यहां पर T U V W X होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहां पर से क्रोमोसोम के सेगमेंट्स एक्सचेंज हो गए। यहां का जो नीचे का क्रोमोसोम्स था वो यहां पर आ गया और यहां पर नीचे का जो क्रोमोसोमल पार्ट था वो यहां पर आ गया, ठीक है। तो यहां पर क्या होना चाहिए, T U V W X, और यहां पर क्या होना चाहिए, B C D E F। कब? जब सिर्फ एक ही क्रॉसिंग ओवर साइड है तब। अंडरस्टूड। लेकिन यहां पर भी क्रॉसिंग ओवर साइड है, ठीक है। अब क्योंकि यहां पर भी क्रॉसिंग ओवर साइड है तो यहां से भी एक्सचेंज होगा, तो यहां पर होना चाहिए था VWX। अंडरस्टूड। तो लेकिन यहां से क्रॉसिंग ओवर साइड से एक्सचेंज हो गया पार्ट्स का, तो फिर से VW यहां पर आ गया और DE यहां पर आ गया, ठीक है। अब यहां पर होना चाहिए था DEF और यहां पर होना चाहिए था VWX, लेकिन यहां पर फिर से क्रॉसिंग ओवर साइड है तो फिर से एक्सचेंज हो गया। यहां पर X होना चाहिए तो X यहां पर आ गया और यहां पर F होना चाहिए तो F यहां पर आ गया। तो इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर साइड से क्रोमोसोमल पार्ट्स का एक्सचेंज होता है। अंडरस्टूड। एंड दिस क्रॉसिंग ओवर साइड्स आर कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स आल्सो, क्योंकि यहां पर से एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। अब ये देखो कॉम्बिनेशन का मतलब चेंज हो गया ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। यहां पर A B C D E F था और यहां पर S T U V W X था, ठीक है। अब यहां पर क्या हो गया, A T U D E X और यहां पर क्या हो गया, S B C V W F। तो यहां पर रिकम्बाइंड हो गया, मतलब यहां पर पूरा जो एक कॉम्बिनेशन था और यहां पर एक कॉम्बिनेशन था वो पूरा चेंज हो गया। अंडरस्टूड। एंड वो चेंज होके वापस से अलग तरीके से रिकम्बाइंड हो गया। That's why this process is called recombination। और जहां पर ये क्रॉसिंग ओवर साइड्स बनते हैं वो नोड्यूल्स को हम लोग बोलते हैं recombination nodules, because it is through this nodules recombination is occurring। Understood। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, recombination nodules। Understood। और recombination nodules के लिए again synaptonemal complex is very much responsible। अंडरस्टूड। तो ये साइटोप्लाज्मिक कॉम्प्लेक्स जो हम लोग ने पढ़ा था पैकेटिन में, इट इज स्टेइंग इन दिस फेज। अंडरस्टूड। इट इज आल्सो स्टेइंग इन दिस फेज। हम लोग ने जाइगोटिन फेज में पढ़ा था, वो पैकेटिन फेज में भी एग्जिस्टिंग अभी है। अंडरस्टूड। तो ये इसकी वजह से ये एक्सचेंज होता है। अंडरस्टूड। बिकॉज ऑफ दिस एक्सचेंज इज अकरिंग। अब देखो ये पार्ट्स एक्सचेंज हो गए तो उसमें जीन्स भी एक्सचेंज हो गई ऑब्वियसली। अंडरस्टूड। बिटवीन द टू क्रोमोसोम्स exchange of genes are also occurring, because chromosome में क्या होता है, chromosome is nothing but a long DNA molecule which is packaged in a particular way। Understood। एक बहुत लंबा DNA molecule अच्छे से पैक किया हुआ है, उसको हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं। बहुत कंडेंसली पैक किया हुआ है, उसको ही हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि डीएनए के पार्ट्स एक्सचेंज हो गए, ठीक है। डीएनए एक दो लंबे डीएनए मॉलिक्यूल है, उसमें पार्ट्स एक्सचेंज हो रहे हैं, राइट। अब ये पार्ट्स भी कहां पर एक्सचेंज हो रहे हैं वो भी जानना बहुत जरूरी है। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि जो जाइगोटिन में हम लोग ने देखा पेयरिंग हो रहा है, वो पेयरिंग एग्जैक्टली किसका होता है, दैट पेयरिंग इज अकरिंग बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। किसके बीच में हो रहा है, two non-sister, I mean between non-sister chromatids, not two, but between non-sister chromatids of homologous chromosomes, ठीक है। दो homologous chromosomes है, उसके non-sister chromatids के बीच में pairing हो रहा है, ठीक है। तो this kind of pairing is called synapses। Understood। ये हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना बहुत ही जरूरी है कि साइनेप्सिस इज अकरिंग बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। ओके, ये एक्सचेंज हम लोग ने पढ़ लिया कि कैसे एक्सचेंज ऑफ
क्रोमोसोमल पार्ट्स और सेगमेंट्स होता है, और इसी तरीके से जीन्स, यहाँ पर कुछ जीन है, यहाँ पर कुछ जीन है, यहाँ पर कुछ जीन है, यहाँ पर here at different locations of chromosome different genes are present. अंडरस्टूड? तो जीन्स का भी एक्सचेंज होता है, तो यहाँ पर पूरा रिकॉम्बिनेशन होता है, एक पहले से दो अलग अलग कॉम्बिनेशन थे जो कॉम्बिनेशन एक्सचेंज हो गया, ठीक है, इसीलिए इसको रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। और ये प्रोसेस जो एंजाइम से होता है, दैट एंजाइम इज आल्सो कॉल्ड रिकॉम्बिनेज। अंडरस्टूड? एकदम सिंपल नेम है भाई, जो एंजाइम रिकॉम्बिनेशन करवाएगा उसको और कुछ नहीं, रिकॉम्बिनेज ही बोलेंगे। अंडरस्टूड? इट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेज। अंडरस्टूड? सारे एंजाइम के नेम के पीछे, हर एंजाइम का नेम का अगर पीछे के 3 लेटर देखेंगे ना, तो मोस्टली उसमें आपको ASE मिलेगा, ठीक है, जैसे इन रिकॉम्बिनेज। अंडरस्टूड? रिकॉम्बिनेज में भी हम लोग पीछे एस बोलते हैं ना, दैट इज बिकॉज ऑफ ASE, इट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेज। अंडरस्टूड? तो समझ में आया कि पैकिंग प्रोसेस में क्या होता है, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे, जो ये हम लोग ने देख लिया पैकेटिंग, पैकेटिंग में क्या होता है हम लोग ने देख लिया, ठीक है। नाउ लेट्स स्टडी डिप्लोटिन आल्सो। अब डिप्लोटिन, अगर आपको जाइगोटिन अच्छे से याद है तो जाइगोटिन का एग्जैक्टली ऑपोजिट इज डिप्लोटिन। देखो जाइगोटिन में क्या हुआ था, सेंट्रोलेमन कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हुआ था, ठीक है। यहां पर हम लोग को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में पहली बार सेंट्रोलेमन कॉम्प्लेक्स दिखता है, whereas in diplotin this center complex starts to get dissolved, okay, यहाँ पर center complex dissolved होता है। अंडरस्टूड? धीरे धीरे दिखना बंद हो जाएगा, राइट। एक्चुअली center complex जो बना है वो धीरे धीरे all those molecules of this complex will start to get separate from each other, and ultimately it will get separate to each other in this subphase only. अंडरस्टूड? डिप्लोटिन में ही ये सारे मॉलिक्यूल्स इसके कॉम्प्लेक्स के सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट करने वाली चीज ये है कि यहाँ पर क्रोमोसोम्स, जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, जो पेयरिंग हुआ था, जो एक्सचेंज हुआ था बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, तो ये दो क्रोमैटिड्स, ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ये सेपरेट हो रहे हैं, but still they are attached with each other through crossing over sites, ठीक है। अभी भी क्रॉसिंग ओवर साइट्स, जहां पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनता है, वहां पर अभी भी वो साइट से अभी भी ये दो क्रोमोसोम्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर स्टिल joined to each other at this crossing over sites. अंडरस्टूड? और यहाँ पर X शेप फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर X शेप फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पर क्योंकि X शेप फॉर्म हो रहा है इसलिए इसको किएस्मेटा भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? किएस्मेटा, बिकॉज हियर X शेप इज फॉर्मिंग। अंडरस्टूड? तो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग होना अभी स्टार्ट हो रहा है, बट स्टिल दे आर अटैच्ड टू द क्रॉसिंग ओवर साइट्स, ठीक है। डिप्लोटिन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हायर वर्टिब्रेट्स में, स्पेशली फीमेल में, डिप्लोटिन कैन परसिस्ट फॉर सम मंथ्स टू सम इयर्स। अगर हम लोग ह्यूमन के बारे में बात करते हैं तो डिप्लोटिन एक फीमेल इंडिविजुअल के बर्थ के टाइम पे शुरू होता है, और दिस डिप्लोटिन फेज इज परसिस्टिंग इन ओवरी ऑफ फीमेल चाइल्ड टिल दैट फीमेल इंडिविजुअल comes in puberty। जब तक वो प्यूबर्टी में आती है, जब कोई एक फीमेल इंडिविजुअल प्यूबर्टी में आते हैं, तब तक ये डिप्लोटिन फेज वैसा का वैसा ही रहता है इन देयर oocytes, इन देयर प्राइमरी oocytes, ठीक है। उनके प्राइमरी oocyte का प्रोफेज 1 शुरू होता है बर्थ से पहले, ड्यूरिंग एट द एंड ऑफ देयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जहां पर उनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट खत्म होने आता है, तब वो डिप्लोटिन फेज में आ जाता है प्राइमरी oocyte, और ये डिप्लोटिन वैसा का वैसा रहता है कब तक? जब तक this female individuals doesn't come in puberty state, ठीक है। जब तक ये प्यूबर्टी में नहीं आता तब तक डिप्लोटिन फेज वैसा का वैसा ही रहता है। अंडरस्टूड? सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, राइट, ठीक है। मेल में अगर हम लोग देखते हैं तो डिप्लोटिन इज नॉट दैट मच लॉन्ग लिव्ड, इट इज अप टू सर्टेन मिनट्स, राइट, इट मे बी फॉर सर्टेन मिनट्स। अंडरस्टूड? बट इन फीमेल इट इज ह्यूजली लॉन्ग पीरियड, डिप्लोटिन फेज बहुत ही लंबा होता है। अंडरस्टूड? सो दिस अबाउट डिप्लोटिन। डिप्लोटिन के बाद जो फेज है दैट इज कॉल्ड डायकाइनेसिस। अंडरस्टूड? लास्ट सब फेज ऑफ मियोसिस 1 और लास्ट फेज ऑफ प्रोफेज 1, ठीक है। डायकाइनेसिस में क्या हुआ? Now this chromosomes get separated from each other even
एट द क्रॉसिंग ओवर साइट्स, ठीक है। तो जब तक क्रॉसिंग ओवर साइट से जुड़े हुए हैं, जब ये क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं लेकिन स्टिल क्रॉसिंग ओवर साइट्स में जुड़े हुए हैं, तो वो फेज को हम लोग बोलेंगे डिप्लोइडिंग। बट जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं, तब ये फेज को हम लोग बोलेंगे डायकाइनेसिस। अंडरस्टूड? ये अगर हम लोग इस फेज में क्रोमोसोम, अगर इस फेज में हम लोग क्रोमैटिक मटेरियल को देखते हैं, तो ये दे ऑलमोस्ट दे हैव कंप्लीट, ऑलमोस्ट यहाँ पर पूरा कंडेंसेशन हो गया है, ऑलमोस्ट यहाँ पर क्रोमैटिक का क्रोमोसोम्स बन गया है। अंडरस्टूड? पूरा क्रोमोसोम्स ऑलमोस्ट बन गया है। दिस इज एक्चुअली एंड ऑफ प्रोफेज। अंडरस्टूड? तो एंड ऑफ प्रोफेज में जो होता है, यहाँ पर वो सब कुछ हो गया है, एस्टर फॉर्मेशन हो गया है, जिसमें से माइक्रोट्यूब्यूल्स अराइज हो गए हैं। नाउ दे आर गोइंग टू गेट बाइंड विथ काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अंडरस्टूड? तो ये सारा अब न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो गया है। लेप्टोडिन में न्यूक्लियोलस था, अंडरस्टूड, बट यहाँ पर न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना शुरू हो गया है। अंडरस्टूड? फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट कंप्लीटली हो गया है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के ऑर्गेनल्स जैसे कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये डिसइंटीग्रेट हो गए हैं। अंडरस्टूड? सो ऑल दीस हैव accomplished in this till this diakinesis phase। diakinesis phase में ये सारा सब कुछ हो गया। इवन रिकॉम्बिनेशन भी देखो तो रिकॉम्बिनेशन भी कंप्लीट हो गया। मतलब प्रोफेज वन का सारी चीजें यहाँ पर डायकाइनेसिस में कंप्लीट होती है, ठीक है। यहाँ पर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन भी हो गया है, ऑलमोस्ट शुरू हो गया है, ठीक है। सो दिस इज मार्किंग द एंड ऑफ प्रोफेज वन। दिस सब फेज इज मार्किंग एंड ऑफ प्रोफेज one। Understood? So this about prophase 1, which is very very important for your examination point of view। अगर 11 का अगर आप लोग ये चैप्टर देखोगे तो ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, बट इसका वेटेज ज्यादा है। Understood? According to the size of the chapter, weightage of this chapter is much higher। So ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो हम लोग ऑब्वियसली ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअली देखोगे कि हाउ मच दिस कॉन्सेप्ट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर फर्दर स्टडीज, आप 12th स्टैंडर्ड में ही एक्सपीरियंस कर लोगे, या आप 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को पूछोगे तो वो आपको बताएंगे हाउ मच दिस थियरीज आर इंपॉर्टेंट। अगर ये आपको मियोसिस और माइटोसिस नहीं आता है तो आप 3-4 चैप्टर्स के थियोरी 12th स्टैंडर्ड में 3-4 चैप्टर्स के थियोरी में आपको बहुत प्रॉब्लम होंगे, ठीक है। 3-4 चैप्टर्स के थियोरीज में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। Understood? So this chapter is very very important in conceptual point of view as well as examination point of view। Understood? तो आप ये चैप्टर बहुत अच्छे से लर्न करोगे, ठीक है। चलो, प्रोफेज 1 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम लोग, मैंने और एक चीज बताई थी कि आपको मैं मेटाफेज 1 भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, बिकॉज मेटाफेज 1 इज मच डिफरेंट फ्रॉम मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। अब यहाँ पर मेटाफेज 1 में क्या होता है, तो हम लोग ने माइटोसिस में क्या पढ़ा था कि मेटाफेज में क्या होता है कि ऑल क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड टू द स्पिंडल फाइबर। दो अलग अलग पोल से, दो सेंट्रोसोम है अलग अलग पोल में, वहां पर से स्पिंडल फाइबर अराइज हो रहे हैं। दिस स्पिंडल फाइबर आर अटैच्ड टू द काइनेटोकोर्स ऑफ सेम, मतलब एक क्रोमोसोम में दो अलग अलग स्पिंडल फाइबर दो अलग अलग पोल से आते हैं, और हर एक क्रोमोसोम से दो स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, and both these spindle fibers are from different centrosome or from different poles। और जब ये क्रोमोसोम को खींचते हैं, माइटोसिस की बात कर रहा हूं, और जब ये क्रोमोसोम को खींचते हैं, when these spindle fibers are pulling this chromosome, whole chromosome gets split into two different chromatids, मतलब दो क्रोमैटिड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ठीक है। whole chromosome gets split into two chromatids। अंडरस्टूड? फिर ये क्रोमैटिड्स एक ही क्रोमोसोम हो जाते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग ये एक ही क्रोमैटिड्स को एक ही क्रोमोसोम्स बोलते हैं। अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहां पर ऐसा हो रहा है कि हर एक क्रोमोसोम से सिर्फ एक ही स्पिंडल फाइबर अटैच्ड है, बट हियर होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट नियर बाय ईच अदर। माइटोसिस में हम लोग ने क्या देखा था, हर एक क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट में इंडिविजुअली अरेंज होते हैं, हर एक क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट में है, लेकिन यहाँ पर अभी भी क्रोमोसोम जो एक दूसरे से होमोलोगस है वो अभी भी एक दूसरे के साथ साथ है, एंड दीज क्रोमोसोम्स आर स्टिल प्रेजेंट नियर ईच अदर एंड होल पेयर इज अरेंज्ड एट मेटाफेज प्लेट। आप लोग फिगर में देख सकते हो कि हाँ, यहाँ पर हर एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर, आप माइटोसिस का भी देखो और यहाँ पर मेटाफेज 1 का भी देखो, दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हो। कंपेयर द डिफरेंस टू लर्न मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस, राइट।
तो यहाँ पर देखो पूरा होमोलोगस पेयर मेटाफेज प्लेट में अरेंज है, ठीक है, और टू ईच क्रोमोसोम एंड टू ईच क्रोमोसोम ओनली वन स्पिंडल फाइबर इज अटैच्ड, ओनली वन स्पिंडल फाइबर इज अटैच्ड। अब जब दोनों सेंट्रोसोम में से दोनों नॉट सेंट्रोसोम, अब जब दोनों सेंट्रोमियर में से स्पिंडल फाइबर पुल होगा तो ये क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्रोमोसोम स्प्लिट नहीं होगा, यहाँ पर दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, हर दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर है, वो पेयर सेपरेट होगा। यहाँ पर क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ होमोलोगस है वो अलग अलग होना शुरू होंगे। अंडरस्टूड? टू क्रोमोसोम्स व्हिच आर होमोलोगस टू ईच अदर गेट स्टार्ट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। और यहाँ पर जितने भी हर एक होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर में से दो क्रोमोसोम्स है वो सेपरेट हो जाएंगे और वो दोनों क्रोमोसोम्स अलग अलग पेयर, अलग अलग पोल टुवर्ड्स जाएंगे, ठीक है, दे विल मूव टुवर्ड्स their respective centrosome, their respective poles. Understood? तो ऐसे यहाँ पर इस तरीके से क्या होगा, जब आगे ये मूवमेंट होता है, कब होता है, ये मूवमेंट होता है एनाफेज 1 में, ठीक है। तो यहाँ पर मेटाफेज 1 खत्म हो चुका है और एनाफेज 1 शुरू भी हो चुका है, जहां पर ये क्रोमोसोम्स अपने अपने पोल की तरफ जाने लगे। अंडरस्टूड? इसके बाद टेलोफेज में क्या होता है कि अगेन टेलोफेज में अभी जो प्रोफेज में हुआ था एकदम उसका उल्टा, ठीक है, न्यूक्लियर, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म होता है, बाकी सारे जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के ऑर्गेनल्स थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये भी बनना शुरू हो जाता है। यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स थे, नाउ दिस क्रोमोसोम्स हैव बिगिन टू decondense into chromatin fiber. Understood? तो यहाँ पर हुआ क्या है कि क्रोमोसोम नंबर देखो दोनों में हाफ हो जाएंगे, ठीक है, क्रोमोसोम्स आधे ऊपर गए आधे नीचे गए, towards one pole half number of chromosomes have went and towards another pole half number of chromosomes went. Understood? तो यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या होगा कि अब ये अब ये जो टेलोफेज हो गया, ठीक है, इसके बाद साइटोकाइनेसिस जब होगा तो दोनों ही अलग अलग न्यूक्लियाई में जो दो अलग अलग डॉटर सेल में भी प्रेजेंट होंगे आफ्टर मियोसिस 1। मियोसिस 1 का कंप्लीशन होने के बाद जो दो डॉटर सेल है, ये सेल के अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। अंडरस्टूड? क्यों हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे? क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम का स्प्लिट नहीं हुआ है, यहाँ पर क्रोमैटिड्स नहीं है, यहाँ पर पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम का शेयरिंग हुआ है, पूरा क्रोमोसोम का शेयरिंग हुआ है कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल मूव टुवर्ड्स दिस पोल, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल मूव टुवर्ड दिस पोल। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पूरे क्रोमोसोम्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो मियोसिस 1 के बाद जो डॉटर सेल्स है उसमें 4C क्रोमोसोम रहता है, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैव रिड्यूस्ड टू हाफ। इसके बाद तुरंत ही मियोसिस 2 होगा, विच इज एग्जैक्टली सिमिलर टू माइटोसिस। और उसके वजह से क्या होगा, अभी 4 सेल बनेंगे, 2 सेल में से 4 सेल बनेंगे और चारों ही 4 सेल में 2C क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है, बिकॉज इट इज सिमिलर टू माइटोसिस। माइटोसिस में 4C क्रोमोसोम से 2C क्रोमोसोम बन जाता है, तो यहां पर भी 2C क्रोमोसोम्स बनेंगे, ठीक है, फ्रॉम 4C क्रोमोसोम्स हियर आल्सो 2C क्रोमोसोम्स विल फॉर्म। अंडरस्टूड? यहां पर देखो अब क्या है कि क्रोमोसोम नंबर भी हाफ हो गए हैं और आफ्टर फुल मियोसिस क्रोमोसोम नंबर इज आल्सो रिड्यूस्ड टू हाफ एंड क्रोमोसोम कंटेंट, मतलब जो 4C वाला क्रोमोसोम था उससे अभी 2C वाला क्रोमोसोम हो गया है, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि अगर हम लोग डीएनए कंटेंट देखें, अगर हम लोग डीएनए का मास देखें, तो यहां पर डीएनए का मास कितना रिड्यूस हुआ है, टिल 1/4 है ना। सपोज यहां पर 40 ग्राम नहीं, सपोज यहां पर 40 यूनिट्स होगा, तो यहां पर आते आते 10 यूनिट्स हो जाएगा, कितना पर सेल 10 यूनिट्स हो जाएगा। अंडरस्टूड? मास, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट मास ऑफ डीएनए। यहां पर अगर डीएनए का मास 40 यूनिट्स है तो यहां तक आते आते 10 यूनिट्स हो जाएगा, जबकि माइटोसिस में क्या होता है कि इफ मास इज 40 यूनिट्स देन अमंग डॉटर सेल्स मास ऑफ डीएनए विल बी 20 यूनिट्स। अंडरस्टूड? मास ऑफ डीएनए विल बी 20 यूनिट्स। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं माइटोसिस में और मियोसिस में। अंडरस्टूड? अब चलिए सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस भी देख लेते हैं कि मियोसिस का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। एक है कि इट ब्रिंग्स वेरिएशन। हम लोग ने देखा कि प्रोफेज 1 में रिकॉम्बिनेशंस हो रहा है, जीन्स का एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन क्रोमोसोम्स, ठीक है। हम लोग ने यहाँ पर एबीसीडी वाला लिख के देखा भी था कि कैसे जीन का एक्सचेंज होता है।
तो दिस लीड्स टू प्रोड्यूस, आई मीन दिस लीड्स टू वेरिएशन, राइट। ये चीज वेरिएशन बनाने के लिए काम में आती है। दिस थिंग्स लीड टू फॉर्मेशन ऑफ वेरिएशन, ठीक है। कि भाई जब अलग अलग जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम्स में आ जाते हैं, मतलब सपोज यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्रोमोसोम में ABCDF था, अब वो क्रोमोसोम में ATC ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन आ गया था, राइट। और तो क्या होता है कि इंडिविजुअल्स में अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशंस आने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। इट लीड्स टू वेरिएशन अमॉन्ग डिफरेंट अमॉन्ग नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन में वेरिएशन आता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन। वेरिएशन इज वन रॉ मटेरियल टू ब्रिंग इवोल्यूशन, ठीक है। तो इवोल्यूशन के लिए वेरिएशन बहुत ही जरूरी है, और वेरिएशन का एक रीजन है रिकॉम्बिनेशन, राइट। सो रिकॉम्बिनेशन से बिकॉज रिकॉम्बिनेशन इज अकरिंग इन मियोसिस ओनली, सो मियोसिस is helping in bringing variation and thus helping in evolution as well. Understood? दूसरा ये चीज है कि जब मियोसिस हो जाता है उसके बाद जो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, वो सेल्स को हम लोग, चलो एनिमल्स की बात करें तो वो सेल्स को हम लोग बोलते हैं गैमेट्स। ये गैमेट्स क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, तो दोनों का अलग अलग डीएनए कंटेंट होता है। जब ये दो डीएनए कंटेंट मिक्स होता है एक ही सेल में, हमको मालूम है कि ये दो गैमेट्स, जैसे कि एक स्पर्म सेल है और एक सेल है, ये फ्यूज होगा जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो जब ये दोनों सेल फ्यूज होते हैं उनका डीएनए कंटेंट भी मिक्स होता है, तो डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है, ठीक है। स्पर्म सेल में कुछ डीएनए कंटेंट है, उतना ही कंटेंट, सेम अमाउंट ऑफ डीएनए is there in egg cell also, because वो दोनों ही गैमेट सेल है फ्रॉम डिफरेंट बॉडी। तो दोनों ही गैमेट सेल है, तो दोनों में डीएनए कंटेंट का क्वांटिटी सेम रहेगा, राइट। डीएनए कंटेंट का क्वांटिटी सेम है, मतलब मास ऑफ डीएनए विल बी सेम इन बोथ ऑफ दिस गैमेटिक सेल्स, ठीक है। दोनों फ्यूज होता है, तो दोनों के जो जितना डीएनए कंटेंट स्पर्म में था, जितना डीएनए कंटेंट एग सेल में था, अब फ्यूज होने के बाद जो जाइगोट बना है, ये जाइगोट में डीएनए कंटेंट डबल हो गया है इन कंपेयर टू स्पर्म सेल एंड एग सेल। तो क्या होगा अगर मियोसिस में क्रोमोसोम्स नंबर हाफ नहीं हो रहे हैं, इफ क्रोमोसोम नंबर डज नॉट रिड्यूस टू हाफ, तो क्या होगा, मान लो चलो यहाँ पर भी माइटोसिस हो रहा है, ठीक है। माइटोसिस से स्पर्म सेल प्रोड्यूस हो रहा है और माइटोसिस से ही एग सेल प्रोड्यूस हो रहा है। तो स्पर्म में कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 46 एज इन अदर सेल्स। एग सेल में भी 46 होंगे। तो ये दो जब सेल्स फ्यूज होंगे तो जाइगोट में कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, 46 प्लस 46, इट इज समथिंग अराउंड 92 क्रोमोसोम्स। और फिर उसके अगले जनरेशन में फिर से डबल, उसके अगले जनरेशन में फिर से डबल, तो ये डीएनए कंटेंट डबल होते जाएगा। नाउ इट इज वेरी एसेंशियल टू मेंटेन क्वांटिटी ऑफ डीएनए और मेंटेन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच जनरेशन, ठीक है। तो जब क्रोमोसोम नंबर डबल होने वाले हैं तो उससे पहले क्रोमोसोम नंबर को हाफ करना पड़ेगा। तो हाफ जब डबल होता है तो फिर पूरा एक कंप्लीट डीएनए कंटेंट बन जाता है। Understood? And that's why for formation of gametes meiosis is occurring in animals. Understood? जब ये meiosis होगा तो एक डीएनए जो मदर सेल है यहाँ पर वो डिप्लॉइड सेल होगा जिसमें फुल कंटेंट ऑफ डीएनए है, जिसमें कंप्लीट कंटेंट ऑफ डीएनए है, जिसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। आफ्टर meiosis daughter cells from one cell 4 daughter cells are forming. Each of this daughter cell is contained only one set of chromosome, right? When two different cells having only one set of chromosome in each cell, when they get fused with each other in the process of fertilization, then the new cell which is forming by this fusion or fertilization will have 2 sets of chromosome, one from male gamete, one from female gamete, 1 plus 1, 2 sets of chromosomes will be there in the zygote. Zygote is result of the fertilization process, right? तो ये जाइगोट में 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होगा, मतलब कंप्लीट कंटेंट ऑफ डीएनए हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक नया जनरेशन आएगा। जाइगोट इज बिगिनिंग ऑफ न्यूअर जनरेशन। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है कि जो ओल्डर जनरेशन के जो नॉर्मल सेल्स है उसमें जितने क्रोमोसोम्स है उससे डबल क्रोमोसोम नेक्स्ट जनरेशन में नहीं होगा, राइट। This number of chromosomes remains same, and that is because of meiosis. So meiosis is also helping in maintaining content of DNA or number of chromosomes, right, between 2 generations. Understood? So these are the importance of meiosis.